नमस्कार साथियों, दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज चर्चा करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें एक एग्रीमेंट पर आना ही बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए कि 2 3 4 पार्टी है, मतलब मल्टीपल पार्टीज हैं और इनमें किसी चीज को लेकर के समझौता बन नहीं पा रहा या डिस्प्यूट है, तो एक समझौते पर ही आने में 10 को लग जाते हैं। उसी के साथ साथ यदि एक समझौते पर आ भी गए तो उसका क्रियान्वयन करने में, उसका एग्जीक्यूशन निष्पादन करने में भी 10 को लग जाते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण है, अभी न्यूज में आया है। यह है ऐतिहासिक 1994 का यमुना वाटर पैक्ट, जिसका समाधान हुआ, मतलब जिसका फाइनल अब इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसका क्रियान्वयन हुआ। देखिए, समझौता 1994 में हुआ था, 32 साल बाद अभी एक मेमोरेंडम साइन हुआ और राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये जो वाटर शेयरिंग है कि यमुना का जो पानी है ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम, राजस्थान का जो कुछ सूखा एरिया है उस सूखे एरिया में वो पानी जाएगा। तो इससे संबंधित समझौता हुआ था 1994 में। इसका क्रियान्वयन और इंप्लीमेंटेशन के प्लान का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अब साइन हुआ है। ये क्लियरली ये दर्शा रहा है कि जो वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट से संबंधित, ये बड़े जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको सोल्व करना ही पहले बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर उसके बाद इनका क्रियान्वयन ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी जटिलताएं होती हैं। आज के इस सेशन में हम लोग यही चीज समझने का प्रयास करेंगे कि पहले तो इस पर्टिकुलर जो मुद्दा है इसको डिस्कस करेंगे, इससे संबंधित क्या क्या जटिलताएं रही उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि जो वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है ये क्यों डिफिकल्ट है। चाहे भले ही आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देख लें, मतलब दो देशों के बीच में देख लें, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर एग्रीमेंट, उसी के साथ अभी धीरे धीरे तो इंडिया और चाइना के बीच में भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, मतलब इसको लेकर के, ब्रह्मपुत्रा को लेकर के, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इनफैक्ट अगर आप एक भी देश में यदि देखते हैं तो राज्यों में भी डिस्प्यूट है, राज्यों में भी डिस्प्यूट, जैसे कि कावेरी जल समझौता आप देखिए, उसी के साथ साथ मांडवीय जुआरी रिवर डिस्प्यूट देखिए आप, महानदी रिवर डिस्प्यूट देखिए, और बहुत सारी है। यमुना जो रिवर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट था, ये भी इसी का एक उदाहरण था। देखिए, यमुना कहां से ओरिजिनेट होती है? यमुना ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, यमुनोत्री से। उसके बाद ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर ऐसे बनाते हुए यहां से दिल्ली का बॉर्डर बनाएगी, मतलब दिल्ली और यूपी का। फिर उसके बाद यूं चलते हुए फिर ये गंगा नदी में इलाहाबाद के पास आकर के, अब आगरा के बाद इलाहाबाद के पास आकर के मिलती है, और गंगा नदी में मिलने के बाद ये फिर बे ऑफ बंगाल का अपना जो रास्ता है वो तय करती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस नदी पर सबसे पहला अधिकार किसका होगा, इसके जल पर? क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिसमें जितने भी राज्य में इसका ड्रेनेज बेसिन होगा, अधिकार तो उनका सबका है भाई। जहां जहां पर इसका ड्रेनेज बेसिन होगा और मतलब अपवाह तंत्र होगा, उन सभी राज्यों पर इसका अधिकार रहेगा इसके पानी का। लेकिन कितना परसेंटेज रहेगा, प्रतिशत तो बताइए, वो शेयर कैसे होगा, इसमें भी समस्या रहेगी। एंड गिवन द फैक्ट कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यदि आप देखते हैं इसको, जहां पर भी अपवाह तंत्र है, यमुना का जो ड्रेनेज बेसिन है, इस पूरे एरिया में यदि आप वेस्टर्न यूपी भी देखें या अवध का रीजन भी, तो ये सेमी एरिड रीजन में आता है, मतलब अर्ध शुष्क में आता है। और यदि राजस्थान को देखें तो ये शुष्क में आता है, एरिड रीजन में आता है। हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें भी कुछ सेमी एरिड में, कुछ एरिड में। तो इसका मतलब यहां पर पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। अब जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है उसमें दिक्कत तो होगी। तो ऐसा ही कुछ यमुना से संबंधित रहा। लेकिन 1994 में समझौता हुआ, और वो समझौता हुआ उत्तराखंड में। उसमें था एक समझौता में हरियाणा, पहले उत्तराखंड यूपी का ही एक पार्ट था, और इसमें था हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी और राजस्थान। तो इनमें वो तो साइन हो गया, पैक्ट तो साइन हो गया 1994 में, लेकिन उसके बाद इसके क्रियान्वयन में समस्या रही। अब उसमें एक ये भी था कि राजस्थान को थोड़ा सा पानी मिलेगा, और राजस्थान के ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर है चूरू, झुंझुनू, ये सूखे एरिया, यहां पर पानी की समस्या है। और पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहां पर राजस्थान के लिए यह समाधान निकाला गया कि यहां पर है एक हथनीकुंड बैराज, ये हो गया यमुना, और हथनीकुंड बैराज यहां पर है। हथनीकुंड बैराज से पानी राजस्थान की तरफ जाएगा, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जो सूखे डिस्ट्रिक्ट है, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, इनको पानी मिलेगा। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाया।
32 साल बाद अभी एमओयू साइन हुआ, इसके अभी तो कैनाल बनेगी और अंडर वाटर कैनाल बनेगी, यहां तक पानी जाएगा और उसके बाद मतलब अभी भी काफी साल लगेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ इसको थोड़ा सा जानते हो, समझते हैं। देखिए, पहले तो एक पैक्ट में मतलब पैक्ट तक आने में ही प्रॉब्लम रही। एक बोर्ड का गठन हुआ, जैसे अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन हुआ, उसने अपना जो उसका जजमेंट था और जो समझौते और मेन एग्रीमेंट के क्या क्या पॉइंट रहेंगे वो दिया। उसके बाद फिर इसका जो एमओयू था उसके साइन में बड़ी प्रॉब्लम आई, 32 साल हो गए। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ठीक है आपने ये तो बता दिया कि यहां से यहां तक एक कैनाल बनाइए, लेकिन अब बनाएंगे कैसे, और बनाने में जो लैंड एक्विजिशन रहेगा उसके लिए पैसे कौन देगा, कहां से आएगा, कब होगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकारें हैं, राजस्थान में किसी समय पर अलग सरकार, हरियाणा में अलग सरकार, और यदि विपक्ष की है, अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है, तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाएंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई। उसी के साथ साथ आप ये बताइए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ एक समस्या यहां पर यह भी थी कि यदि आप ओपन कैनाल बनाएंगे तो भी समस्या है, क्योंकि ओपन कैनाल में इवेपोरेटिव जो लॉसेज है वो ज्यादा है, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ जाएगा, इतना पानी तो है ही नहीं कि उसको शेयर किया जा सके। प्लस इतनी दूर यदि आप इसको भेजते हैं, पानी को लेकर के जाते हैं, तो रास्ते में भाप बन के उड़ जाएगा, या फिर जो कैनाल है उसके जो साइड है उससे पानी ग्राउंड में चला जाएगा, तो एंड तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये भी एक समस्या थी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन अभी फाइनली एक एमओयू साइन हुआ, क्योंकि ये देखते हुए राजस्थान के जो पार्ट है इसमें पानी की बड़ी भारी किल्लत रही है, और अब फाइनली एक एमओयू साइन हुआ। और उस एमओयू में ये डिसाइड हुआ कि यहां से यहां तक एक जो अंडरग्राउंड कैनाल बनाई जाएगी, क्योंकि उससे इवेपोरेटिव लॉसेस भी कम होगा, लैंड एक्विजिशन भी कम होगा, कम करना पड़ेगा, और पानी भी आराम से पहुंच जाएगा। तो इससे संबंधित एक एमओयू है वो साइन हो चुका है। उसी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो वाटर है, मतलब जो यहां से हथनीकुंड बैराज से जो पानी रिलीज होगा वो मॉनसून के टाइम रिलीज होगा, मतलब ये नहीं कि पूरे साल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी ही ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क और शुष्क वाले एरिया में आता है। तो यमुना में ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर, ठीक है पेरिनियल रिवर है, पानी पूरे साल भर रहता है, लेकिन मॉनसून के टाइम इसमें जो पानी है वो ज्यादा रहता है। तो मॉनसून के टाइम जो एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मतलब जो ज्यादा जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन जब उसमें पानी कम है तो ये जो आसपास के जो राज्य है, हरियाणा हो गया, दिल्ली में भी यहीं से पानी आता है, उसी के साथ साथ यूपी में भी कुछ एरिया, उत्तराखंड का भी है। तो ये जो राज्य हैं ये उसका पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉनसून का जो एरिया, मॉनसून का जब समय आएगा तो उस समय राजस्थान को भी पानी मिलेगा, क्योंकि उस समय ज्यादा पानी रहता है यमुना में। सो इससे संबंधित ये पूरा समझौता था, और इससे आप देख सकते हैं हथनीकुंड बैराज से पानी केवल मॉनसून सीजन के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद जो ये वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम है, जो वर्तमान नहर प्रणाली के मध्य से पानी का प्रवाह यहां से होगा, उसी के साथ एक अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन वो बनेगी, और उसके बाद राजस्थान को अपना पानी मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जो जल समझौते होते हैं वो कितने डिफिकल्ट होते हैं। एक समझौते पर आना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होती है ना, वो बड़ी जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसमें कैलकुलेशन में कि कितना पानी है, कितना पानी, ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ पर कितना है। जैसे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत लंबे समय तक रहा, और उसके बाद फिर ठीक है उससे संबंधित कुछ समझौता हुआ। लेकिन ऐसे 1950 से बहुत सारी रिवर वाटर डिस्प्यूट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, और यमुना वो जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये भी रहा है। इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा में भी ऐसे ही डिस्प्यूट रहा वाटर शेयरिंग को लेकर के। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को समझने का प्रयास किया, और मुझे यकीन है कि यदि आपने बिल्कुल एंड तक अगर वीडियो को सुना होगा तो आपको जरूर पसंद भी आया होगा, आपको चीजें समझ में भी आई होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आपके जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।